नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है, जिनमें असम, केरलम और पुडुचेरी राज्य शामिल हैं और वहां पर वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और उन पर सभी पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा केरलम में सभी 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। पुडुचेरी में सभी 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों पर और बड़े उत्साह के साथ। और इसमें बड़ी बात यह है कि 10 लाख वोटर्स, इन राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। निश्चित तौर पर युवाओं की भागीदारी बहुत हद तक ज़्यादा है। अब राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को या राजनीतिक पार्टियों को न केवल अपने सियासी मुद्दों को साधने की एक बड़ी चुनौती है, बल्कि युवाओं को वो किस तरीके से साधते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। असम में 126 सीटें हैं जिन पर मतदान चल रहा है। तो मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं। संदीप जी के अलावा हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, और हमारे साथ नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेहमान आगे जुड़ते जाएंगे वैसे उनका तारीफ भी करवाती जाऊँगी। हमारे साथ के भी जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। के शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी रख नहीं पाए थे, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं संदीप जी के पास भी आ रही हूँ। देखिए, केरलम में चुनौती है, भले ही बीजेपी अभी सत्ता से दूर है, लेकिन ये भी हकीकत है कि केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। अभी नहीं तो आने वाले चुनावों के लिए कहीं ना कहीं अभी से ही तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है। असम में भी आप कह सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि कहीं से कहीं तक ठोस काम से, और जो बीजेपी ने काम किया है मोदी जी की लीडरशिप के अंडर वो अभूतपूर्व है। और मोदी जी जो है इस देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, ये आप ध्यान सुनिए। और जनता जान चुकी है, और जनता जान चुकी है कि कौन जो है। और देखिए, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए, आप जो भी कहते रहिए, जितने परिणाम आते हैं बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं तीसरी बार। और ये सवाल नहीं है कि वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी मोदी जी की लीडरशिप में जीती या नहीं जीती है। सवाल ये है कि कितने वोटों से जीतेगी, कितने सीटों से जीतेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनी तो मैं अपना नाम संदीप चंद्र से बदल के राहुल फर्जी गांधी रख दूंगा। अब ये क्या गंदी बात कर गंदी बात ठीक है शुभेंदु जी, मैं आऊंगी के शर्मा जी, के शर्मा जी, ठीक है, आऊंगी शुभेंदु जी। क्या बोले, आपको सुनाई दिया? नहीं, ठीक है, मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि सर ऐसे पर्सनल कमेंट करेंगे तो ये आप लोगों की छवि को धूमिल करता है, ये आप लोगों की छवि को धूमिल करता है। जनता आप लोगों को देख रही है, आप लोगों को सुन रही है, और आप इतने वरिष्ठ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। पर्सनल कमेंट एक तरफ है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे कोई गाली दे तो इनको मनीषा जी नहीं, ठीक है, तरफ से करे जा रहे हैं पर्सनल कमेंट। नहीं, ठीक है, मुंह जो है ना पान खिलाता है, यही मुंह नहीं। के शर्मा जी, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप ये जो संदीप जी से पूछ रहे थे कि कौन से हिंदू हैं, नहीं, ये सब चीजें गलत है ना सर। फिर वो भी बढ़कर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना फिर। नहीं, वो कुछ ना कुछ तो फिर बोलेंगे ना सर। यही करती रह जाऊंगी, नहीं, मैं तो बस यही करती रह जाऊंगी कि आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते हैं। हम मुद्दों पर बात कब करेंगे ना शुभेंदु जी? भगोड़ा है। नहीं, फिर वही बात देखिए। नहीं, ठीक है, छोड़िए शुभेंदु जी। देखिए कैसे शब्दों को, शर्मा जी आप बहुत पुराने प्रवक्ता, क्या आपके चंद्रा जी आपके सहयोगी है। मैं सहयोगी, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मैं कोई किसी का सहयोगी नहीं है। कोई गलत बात नहीं निकलेगी, आप शांत रहो। सुनो, जब तक मैं बोलूंगा उस समय तक ध्यान से सुनना। 2 मिनट। आप अच्छा बोलते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने आपको बोला, बड़े भाई बोला,
मैं कहता हूँ बातचीत करो, कुतर्क करो, लेकिन कम से कम अब मैंने बोला सेकुलर देश में आप हिंदू जो करते हैं, ये बोला था मैं। आप हिंदू हो, कहाँ से? अरे हिंदू देश में हिंदू नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? पहले भारतीय हैं। हिंदू देश में हिंदू की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? पाकिस्तान में करेंगे हिंदू की बात? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करते हैं? सेकुलर देश में रहते हैं। शुभेंदु जी, शर्मा जी, मैं शर्मा जी की बात को बढ़ाता हूं। मैं पहले भारतीय हूं। किसी इस देश को जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, यदि भारत माता को अपनी माता समझता हो, वंदे मातरम बोलता हो, तो वो भारतीय है। और इससे ऊपर मैं और कोई बात नहीं बोलता। बहुत बढ़िया है, और ये मैं मानता हूं। दूसरा चीज, अब मैं आता हूं केरला के ऊपर। सबसे पहले 2011 में हमारे पास लगभग 2014 में लगभग 11% वोटिंग थी। 2024 में ये बढ़ के 20% के अप्रोक्सीमेटली हुई, 19 पॉइंट समथिंग। हाँ। और इस बार हम लोग टारगेटिंग कर रहे हैं कि 35 से 40% हम केरला में पहुंच जाए। क्या रिजल्ट रहेगा केरला का ये मेरे को नहीं मालूम, पर एक बात ये बात पक्की है कि हम 35 से 40% वोट लेके आते हैं तो केरला के अंदर बहुत बड़ा विकास होगा। क्योंकि हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, केरला का जो डेफिसिट है जीएसडीपी वो 30.12 है। मतलब हर साल का बजट 30% डाउन मतलब लॉस में जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश को यदि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो उसमें केरला का भी योगदान होगा। हर साल मनीषा जी 2.5 लाख लोग केरला छोड़ के जाते हैं। इसलिए तो आप कह रहे हैं कि अगर देश में विकास होना चाहिए या होगा तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार तो बहुत जरूरी है। मतलब बिल्कुल बीजेपी की सरकार हर राज्य में जरूरी, तभी विकास होगा। कोई और अन्य पार्टी हो जाएगी तो विकास होगा नहीं, वहां का रुक ही जाएगा। मैं तो कह रहा हूं विकास बिना भाजपा के भी स्टेट सरकार में हो सकता है। हाँ। पर जब डबल इंजन की सरकार होती है तो स्पीड तेज हो जाती है, ये बताना चाह रहा हूं। और आधा टाइम में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी काम नहीं किया, झगड़ा करते रहे। पर वहीं पर उड़ीसा के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, बीजू जनता दल की सरकार थी, तब हमने पूरा सहयोग किया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करना वो एक केंद्र और राज्य के बीच का एक रिलेशनशिप है। पर इंजन यदि गाड़ी को, ट्रेन को तेज चलाना है। हाँ। ठीक है, मैं संदीप जी के पास जा रही हूँ, फिर मैं प्रशांत जी से सवाल करती हूँ। मनीषा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो अब तिवारी जी कह रहे, अवस्थी जी कह रहे थे, देखिए ये अभी की बात है कि केजरीवाल जी यहाँ पे गरीबों का मसीहा बन के आए और क्या बनाया? शीश महल, शराब घोटाला। तो ये करनी और कथनी में अंतर है। और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पे विकास हुआ है। आप देखिए दिल्ली का हाल, देखिए कि कितनी मतलब फास्ट स्पीड से यहां पे विकास हो रहा है। यमुना साफ हो रही है, लोग खुश हैं और लोगों को पता चल गया है। शराब घोटाले पे नहीं बोलेंगे अब, आपने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बोल दिया, अब शराब घोटाले पर बोल दीजिए, है ना? हाँ, देखिए ऐसा है कि जनता जो है, जब एक सेकंड, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ शराब घोटाले का जिक्र, क्योंकि फिर जेल से बाहर भी तो आ गए ना। मनीषा जी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी, नहीं सुन लीजिए, कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। आप जो है क्या समझते हैं कि जनता जो है वो जनता जो है क्या वो बेवकूफ है? जनता इन सब चीजों को फैक्टर इन करते हुए वोट देती है। और जनता जो है जनार्दन है। जब जनता वोट दे रही है, जनता तय कर रही है, आपको उसका हक मानना पड़ेगा। और यहाँ पे जनता तय करती है, तभी मुख्यमंत्री बनता है, तभी प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है प्रशांत जी, मैं आ रही हूँ। शुभेंदु जी, मेरे को सवाल प्रशांत जी से एक बार करना है, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रशांत जी, जोरहाट विधानसभा सीट जहां से आपकी तरफ से गोगोई साहब को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि अभी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से हितेंद्र नाथ गोस्वामी, जो कि 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से वो सिर्फ 2 बार हारे हैं, 5 बार उनकी जीत हुई है, 6 बार उनकी जीत हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि एक सांसद और एक जीता हुआ विधायक, आप विधानसभा चुनाव में अगर आप बड़ी चुनौती देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को, विधायकों को, तो फिर आप ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे ना जो उनको टक्कर दे पाए। जोरहाट से आपने अगर गौरव गोगोई को उतार दिया है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो समीकरण वहां पर समा पाएंगे? किस तरीके से वो समीकरणों को सेट कर पाएंगे? एक बार उनके प्रतिद्वंदी
जो बार बार जीतते आए हैं, दूसरा वो एक नया चेहरा है। भाई सांसद के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में तो अंतर होता है ना, वहां संसद में बोल लेना और जनता के बीच में पकड़ बनाना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया बात करी मनीषा जी ने। प्रशांत जी। धन्यवाद मनीषा जी, धन्यवाद। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी, और हमारी असम की कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, और असम के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन होने के नाते वो प्रधान विधानसभा में प्रत्याशी हैं, और अभी वो मौजूदा समय पे सांसद हैं और विपक्ष के उपनेता हैं सदन में, लोकसभा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत ही शानदार प्रत्याशी हैं। उनका एक बहुत ही राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिता 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के, और बहुत ही शानदार रूप से वो जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे और अपनी प्रतिद्वंदिता रखेंगे। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि अपना प्रत्याशी तय करे और उसको उतारे। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। सामने वाला प्रतिद्वंदी 5 बार से विधायक हो, 6 बार से विधायक हो, 7 बार से विधायक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको प्रत्याशी तो उतारना है, उसकी मेरिट्स पे उतारना है, उसके विनेबिलिटी पे उतारना है। तो उसी फैक्टर पे हमने उनको मैदान में उतारा है और वो सामने से लीड कर रहे हैं। और रही बात, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि डबल इंजन की सरकार, तो दिल्ली में 5 इंजन की सरकार है। और संदीप चंद्रा जी लगता है सावन के अंधे, उनको यमुना का पानी दिखाई नहीं पड़ता। जाके देख लीजिए संदीप चंद्रा जी, यमुना की क्या हालत है। और रेखा गुप्ता जी, जिनको पैरामीटर्स पोल्यूशन के नहीं पता चलते, कहाँ कुछ बोलना है, कहाँ कुछ बोलना है, चीफ मिनिस्टर AQI नहीं, अरे रहन लीजिए, अरे रहन लीजिए, कमेंट मत करिए। अरे उनकी IQ बिगड़ जाएगी बेचारे। चंद्रा जी वैसे सुबह नाश्ता करके नहीं आए, उल्टा सीधा बोल रहे, तो कोई फायदा नहीं है। उल्टा सीधा आप बोल रहे हैं, अपना बोलिए, आप अपना बोलिए। दिल्ली में 5 इंजन की सरकार है चंद्रा जी, 5 इंजन में यमुना जी साफ नहीं हो पा रही अभी, और वहाँ पानी हो जाएगी, साफ हो जाएगी, साफ होनी शुरू हो गई है, हो जाएगी। 2047 तो एक भी सीट नहीं है वहाँ पे, एक भी सीट नहीं है। क्या करोगे आप? तो 50 आप क्या चाहते हो? और कांग्रेस दिल्ली में 0 बटा सन्नाटा है। कांग्रेस दिल्ली में 0 बटा सन्नाटा है। कांग्रेस दिल्ली में 0 बटा सन्नाटा है। क्या है कांग्रेस दिल्ली में? राज किए हैं हम, तो 50 साल राज किए हैं। कुछ नहीं है, तभी राज नहीं करे हैं, राज नहीं करा है आपने, देश को खोखला कर दिया है। तो आप तो हारते गए लगातार, इसीलिए एक बार जीत गए तो अब इतना हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। कांग्रेस अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आ सकती है। 25 साल से आप सब तड़प रहे थे, सरकार कोई तड़प नहीं रहे थे। तो आप ये मत बोलिए। और ये हाई कमांड कल्चर, लो कमांड कल्चर, हाई कमांड कल्चर कांग्रेस का कल्चर है। ठीक है। 10 साल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आपकी पार्टी जो है, जितने लीडर कम है और पीएम के उम्मीदवार ज्यादा हैं, और खोखली पार्टी है आपकी। ठीक है, शुभेंदु जी। देखिए, मैं सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ। केरला में हम बहुत अच्छी तरीके से अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। पांडिचेरी में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में हम सरकार बना रहे हैं। और ये चीज को आज हमारे चैनल के माध्यम से आप नोट कर लीजिएगा। और जब ये डिबेट दोबारा हो तो हमको के शर्मा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत सिंह रायकवाल और संदीप चंद्रा जी के सामने जरूर बुलाइए। और बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, ये जो चेंज हो रहा है ये नए भारत के लिए हो रहा है। और जो नहीं कर पाए, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, पहले हम लोग कहा करते थे ना, बिहार का बड़ा खराब हालत है, यहाँ चुनाव कराना बड़ा मुश्किल है, उत्तर प्रदेश में बड़ा वो है। जब से वहां पर भाजपा की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, बिहार भी लोगों ने ये कहना छोड़ दिया। अरे केवल देखिए, इस तरीके से बीच में मत बोलो के शर्मा जी, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। देखो, हमको बात बोले उसके बाद मनीषा जी आपको मौका जरूर देंगे। जितना मौका आपको मिलता है उतना हमें मिल जाए ना, तो बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे से आधा टाइम काट के इनको के शर्मा जी को सर, मेरे को बाकी मेहमानों का टाइम के शर्मा जी इसलिए स्ट्रेच करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बात आप पूरी होने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे उनकी बात पूरी करने के लिए उनका टाइम इसीलिए स्ट्रेच हो रहा है। टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। कितना मैडम डिसाइड करेंगी ना, नहीं, तो मैं टाइम बाउंड तो कर लूं, मैं टाइम बाउंड तो कर लूं सर, लेकिन उस समय पर खाली एक ही व्यक्ति बोले तब तो समझ में भी आएगा ना सर। हाँ, बात भी जाएगी जनता के बीच में। शुभेंदु जी, हाँ जल्दी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में बहुत समय के बाद ये जो भाजपा के साथ जो एक हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन की सरकार आने वाली है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, केरला में और पांडुचेरी में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। और इस कारण से
के शर्मा जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता ने लगातार हमको आशीर्वाद दिया है। आपने कहा कि हम 70 साल तक, 75 65 साल तक, 55 साल तक दिल्ली भारत में राज किया है। आप लोगों ने जरूर किया है। मैं उस आशीर्वाद जो आपने राज किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए जनता ने कहीं ना कहीं आके आपको बाहर किया है। और मैं फिर कहता हूं, ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही सरकार काम करती है, कोई पुरानी सरकार काम नहीं करती है। उस दिन आपको जो समझ में अच्छा लगा होगा काम किया होगा, पर इफिशिएंसी जो वर्क की है, जो डायरेक्शन है, हम अपना डायरेक्शन 2047 के पहले विकसित भारत के रूप में करना चाहते हैं। और इसमें खाली भाजपा नहीं कर पाएगी। इस भाजपा के अलावा यदि भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर भारत के विकास के लिए राजनीति ना करते ठीक हुए, है, के शर्मा जी का रुख कर रही हूँ मैं। के शर्मा जी, आपको लगता है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा या ज्ञानेश कुमार का मुद्दा जनता के बीच में उस तरह का नैरेटिव बना पाया है? जिस तरीके से विपक्ष ने लामबंद होकर एक मोर्चा खड़ा किया बंगाल से, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ही उस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, लेकिन आपको लगता है कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो केरल में भी उस मुद्दे का कोई आधार है? देखिए, सबसे पहली बात है, सवाल तो वहां उठता है जैसे चंडीगढ़ का जब चुनाव हुआ था और वहां पे देखा गया कैसे मेयर में कैसे फर्जीवाड़ा होता है। और फिर बाद में वो तो किस्मत था, जो एक एविडेंस जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है, वो वहां पे आ गया। यदि सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सब कोर्ट को सबूत चाहिए और सबूत हर बार मिल जाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा, जो चोर होता है वो बहुत स्मार्टनेस चोरी करता है, वो कभी कभी पकड़ा जाता है। पर हाँ, अब रही बात है, देखिए पहले क्या था, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक मेंबर हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए, लेकिन वो अब वो नहीं है। अब सत्ता पक्ष का दो आदमी और विपक्ष का एक आदमी, तो अब जिसको चाहिए उसको आप है ना इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना सकते, कमिश्नर बना सकते। पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था? अब बीच में मनीषा जी, नहीं, शर्मा जी, आप खाली उसको बता दीजिए, उससे पहले क्या होता था जिसको के शर्मा जी को बोल लेने दीजिए ना, ठीक है? फिर मैं किस आधार पर बोलूंगी कि उनको मैं किस आधार पर रोकूंगी फिर आपकी बारी में? सर, तो बीच आदमी बोल देता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और बीच में बोलना, डिबेट का मतलब ही होता है वार प्रतिवार तुरंत होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब पहले क्या होता था, बट अब क्या है कि अब जो भी चुना जाएगा वो भाजपा के द्वारा ही चुना जाएगा, कि 2:1 का रेशियो है। और ये रेशियो समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों, जब सब कुछ से, जब सुप्रीम कोर्ट क्या वो गलत है, क्या वो चोर है, क्या सुप्रीम कोर्ट बेईमानी करती थी, ये सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तभी तो आपने उसको हटाया कि नए कानून लाके, अदरवाइज। तो यहाँ पे ये जरूर है कि चुनाव में जो एसआईआर जो है वहां होना चाहिए, जहां पे इतना समय मिल सके कि आप कोर्ट जाके अपने वोटर लिस्ट में जो आपका नाम कट गया है वहां जाके चले। आपको पता है हमारे देश में इतना ज्यादा जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है, आप अपने किसी एक को, आज 5 साल पहले चुनाव हुआ, 5 साल में जिस डीएम ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जीत गए 2 वोट से, जबकि आप हारे हुए थे। मनीषा जी, आप जो हारने वाला यदि कोर्ट जाता है तो उसको 5 साल लग जाता है, तब तक तो चुनाव दोबारा आ जाता है। तो ये न्याय नहीं मिल पाती है। इस बात का ऐसे वजह से जिसको भी, जो चुनाव में जो भी फर्जीवाड़ा होता है, उसका न्यायिक जो जीत है वो बहुत ही लिंगर होने की वजह से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जजेस की बहुत कमी है। और जजेस यदि बढ़ेगा, कोई नए कोर्ट बनेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, तो ये सारी चीजें रहती है। तो इसीलिए सवाल तो उठता है कि क्या एक तरफा ही क्यों दिया जा रहा है? आपने इलेक्शन कमीशन 7 मिनट में टीएमसी को भगा दिया, तो ये चीजें लगता है कि उनको बातें सुननी चाहिए, प्रॉपर सुनने के बाद। अब वो कह रहे बदतमीजी कर रहे थे, तो बदतमीजी कर, तो कैमरा पहले ही लगा देते, सीसीटीवी कैमरा, बदतमीजी नहीं होती। मनीषा जी, ठीक है संदीप जी। ऐसा है मनीषा जी, मैं जो है 3 अहम बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। पहली चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा शर्मा जी से कि पूरे देश को जेल किसने बनाया? इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने। दूसरी चीज, जो आया राम गया राम कल्चर है, ये किसने करा? कांग्रेस ने। भजन लाल पूरा अपना कैबिनेट लेके इंदिरा गांधी के पास पहुंच गए थे। और तीसरी चीज, कांग्रेस को यह श्रेय जाता है
कि जितनी चुनी हुई सरकारें थी उनको अवैध तरीके से गिराने का काम किसने करा? कांग्रेस ने। तो जवाब दे विपक्ष। ये लोग बात करते हैं मानव अधिकारों की। पूरे देश को जेल बना दिया इंदिरा गांधी ने। भजन लाल आगे आया राम गया राम कल्चर। और सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारें, आप देखिए, अब इतिहास देखिए, मैं बिंदुओं में बात करता हूं, फैक्ट्स पे। बोले ये लोग कि आपने चुनी हुई सरकार चोरी से किसने गिराई? कांग्रेस ने। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। नसीब देखिए तो बूंद नहीं नसीब, प्यास देखिए तो समंदर जैसी प्यास। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक है प्रशांत जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक दे देते हैं। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है, नारी शक्ति के दम पर ही विकसित भारत बनेगा। 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहना है, ये उन्होंने कहा है। मातृशक्ति को विकास से जोड़ना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था। और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देखिए, 2029 के लोकसभा में दरअसल 33% महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संवाद करते हुए, संदेश देते हुए नजर आए। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा, देश विकसित होगा और देश विकसित तभी होगा, विकसित भारत तभी होगा जब महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, महिलाओं की भागीदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है और असम में सुबह 9 बजे तक 17.78% वोटिंग हुई है। केरलम में सुबह 9 बजे तक 15.94% वोटिंग हुई है, जबकि पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो है 17.16।
तो ये जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत सामने आया है और पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक 17% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। असम में सुबह 9 बजे तक 17% से ज़्यादा, लगभग 18%। केरलम में अभी आंकड़ा कम है, सुबह 9 बजे तक केरलम में 15.94% यानी करीब 16% वोटिंग हुई है। तो ये फिलहाल 9 बजे तक का आंकड़ा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और जैसे ही अपडेट्स आगे भी मिलेंगे वो हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। तो हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दो हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, आंचल और संजय प्रसाद शाह डिब्रूगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं संजय आप ही का रुख कर लेती हूँ। असम में भी लगातार लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार बीजेपी के अपने दावे हैं कि वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के विचार में और उसी उत्साह के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन लोगों के बीच में कितनी ऊर्जा नजर आ रही है? फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जमीनी स्तर पर? आप तो वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की उत्साह लोगों के बीच में नजर आ रहा है? जी, लोकतंत्र का महापर्व आज सुबह से मनाया जा रहा है। सुबह 5 बजे से लोग अपने मतदान केंद्रों पे खड़े थे और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। असम में अभी तक करीबन 13% पोलिंग हो चुका है और असम के 126 विधानसभा में करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपना मत डाल देंगे। 21,490 मतदान केंद्रों में और इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव 722 उम्मीदवारों का भाग्य निर्णय होगा, किसका ताला खुलेगा और किसका मतलब अभिषेक होगा। इस तरह का एक चर्चा चल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है और जनता की जो राय है, अभी जो हम लोगों ने बात की थी जनता से, तो उनका कहना है कि जनता इस बार मतलब डेवलपमेंट जिसके जरिए मिल रहा है, जिसके जरिए सरकार मतलब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उसकी ओर मत देने की बात कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 4 मई को जब चुनाव का परिणाम घोषित होगा उस वक्त पता चलेगा कि सत्ता किसके हाथ गई है। अभी तो मतदान चल रहा है, करीबन 13% मतदान हो चुका है और अभी भी फिलहाल लोगों के काफी संख्या में भीड़ है। लोग बारिश में भी अपने लाइन में खड़े हैं कि अपने मत का अधिकार जो है वो प्रदान करे और एक स्वस्थ सरकार बनाए जिसके जरिए जनता को लाभ हो और जनता के लिए काम करने वाली सरकार चुनी जाए। ठीक है संजय, मैं पीछे भी आपके देख पा रही हूँ, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी कड़ी दिख रही हैं। आंचल का रुख कर लेते हो। आंचल, क्योंकि अभी तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। पुडुचेरी में 17.16% वोटिंग है। केरल में थोड़ी सी पीछे चल रही है वोटिंग, 15.94% केरल में वोटिंग है, बल्कि असम में भी 17% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 3 राज्य और 3 राज्यों में खास करके देखिए केरल की अगर आपने यहाँ पर चर्चा की है, केरल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरे मोर्चे के तौर पर खड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि वोटिंग की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत पुडुचेरी और असम के मुकाबले जो है वो केरल में थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए 17 के समथिंग जो है वो वोटिंग हुई है और इसी तरीके का हाल जो है वो हमें अलग अलग जगह का भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल में मतदाता लग रहा है कि थोड़ा सा कम घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि शाम को देखिए 5 से 6 बजे तक जो है वो मतदान का समय होता है, आप वो तब तक मतदान कर सकते हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हालांकि केरल की देखिए जो जनता है, पब्लिक है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है, समझदार भी मानी जाती है और ऐसे में अगर मतदान कम होता है तो या तो यूँ कह सकते हैं कि जो अभी राजनीतिक समीकरण वहाँ के चल रहे हैं, जनता कुछ नहीं, कोई ऑप्शन शायद उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त जरूर थोड़ा सा वहाँ पर बनाई है, क्योंकि साउथ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैडर अब तक भाजपा का रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार केरल में भी
तीसरे मोर्चे के तौर पर खड़ी है। असम की बात करें तो असम में देखिए वोटिंग परसेंटेज अब तक क्योंकि ठीक ठाक चल रहा है, 9:42 हो चुके हैं, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखिए 17.78% जो है वो मतदान अब तक हो चुका है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे भी मतदान बढ़ चढ़कर होगा, क्योंकि असम में खास करके देखिए एनडीए जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और इसके साथ ही जो एक अभी पूरा वाकया हुआ था जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो जुबानी जंग शुरू हुई थी, हालांकि इसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो आज मतदाता वहाँ के तय कर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 3 राज्यों के तकरीबन 6 करोड़ के करीब मतदाता हैं जो कि आज मतदान कर रहे हैं इन तीनों राज्यों में, और मतदान के जरिए किसको हर राज्य सत्ता का में अपना लाना अपना है, मुद्दा किसको है, हटाना है। अपना अपना मुद्दा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव इसीलिए भी काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि लगातार एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम कटे, उसके बाद जिलेवार तरीके से जो लोगों का प्रभाव है, जो वोटर्स का प्रभाव है, और जो समीकरण है वो भी बनते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका, आप रहिएगा मेरे साथ। मैं संदीप जी आपका रुक कर लेती हूँ। संदीप जी जरा बताइएगा, फिलहाल आपका आकलन क्या कहता है, ये जो वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, क्या इनको एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाए समीकरण बदलने में? देखिए, ऐसा है, जो भी कटे हैं वो एक कानून के तहत हुआ है, और मैं यही आपसे यही कह रहा था। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मनीषा जी, ये दर्शाती है कि आपकी पकड़ राजनीति में बहुत मजबूत है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे मैं आपको ठोस आधार पे कह सकता हूँ कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और वहाँ पे इस बात का आक्रोश है कि ममता बनर्जी जो है सिर्फ माइनॉरिटी वोट बैंक पे के आधार पे चुनाव जीतती आई हैं, और वहाँ पे जो है बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो आगे जाके उजागर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक केरला का सवाल है, वहाँ पे बीजेपी को अप्रत्याशित नतीजे मिलेंगे। हो सकता है सरकार ना बनाए, बट वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जहाँ तक असम का सवाल है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि अब कांग्रेस विपक्ष, जब विपक्ष वहाँ पे सत्ता में थी तो वो एक पोरस राज्य था। वहाँ पे बॉर्डर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सबको खुली छूट थी, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे। जान के कांग्रेस करा रही थी कि वहाँ पे पूरी डेमोग्राफी बदल दी जाए, और इसको रोकने का काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पे हुआ है, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत बढ़िया काम किया है। और वहाँ पे उसको, बिकॉज हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि असम जो है नॉर्मल राज्य नहीं है, वो बॉर्डर पे है, चाइना के बॉर्डर पे है, और वहाँ पे जो जितने घुसपैठी आ रहे थे अलग अलग देशों से, वो वहाँ पे पूरा वातावरण प्रदूषित कर रहे थे, और इसको रोकने का काम करा है, बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, इसका रोकने का काम करा है हेमंत शर्मा जी ने। और वहाँ पे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सवाल ये नहीं है मनीषा जी कि तीसरी बार वहाँ पे भाजपा सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। सवाल ये है कि कितने ज्यादा सीटों से सरकार बनाएगी, और आप देखिएगा परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है शुभेंदु जी, क्योंकि अभी हम प्रधानमंत्री का संवाद भी सुन रहे थे, महिलाओं को वो संबोधित करते हैं, संदेश देते हैं, क्या आपको नहीं लगता चुनाव के बीच एक खास वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाता है? अभी 33% महिला आरक्षण बिल भले ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकसभा में जो है सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन बीच में, चुनाव के बीच में इस तरह का संदेश देना, क्या महिलाओं को अपने विश्वास में लेना या महिलाओं के विश्वास को और बढ़ाना या बरकरार रखना? क्योंकि हम देखते हैं कि वोटिंग फीस प्रतिशत में या किसी की सरकार बनाने बिगाड़ने में महिलाओं की भागीदारी आजकल सबसे अहम है, बीते कई चुनाव से हम देख रहे हैं। मनीषा जी, इस डिबेट में मनीषा शर्मा जी भी हैं और आंचल यादव जी भी हैं। हाँ। 2 लोग तो सामने ही दिख रहे हैं हमारे को। हाँ। और कोई मोदी जी ने कोई नई स्कीम नहीं लाई है। हाँ। ये तो मातृ वंदन योजना के माध्यम से, नारी वंदन योजना के माध्यम से आज से 3 साल पहले ही हुआ था, और उस दिन आंचल भी पार्लियामेंट के सामने खड़ी थी, हम लोग भी जवाब दे रहे थे प्रश्नों के। मेरा ये कहना है कि ये मोदी जी, ऐसा तो पूरे देश में पूरे साल कुछ ना कोई कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। आज उन्होंने ये बताया कि 2047 में जब भारत विकसित की ओर होगा, तब एक बड़ी भूमिका के रूप में, बड़ी भूमिका का रूप एक महिलाओं के पास भी होगा, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री का अपना स्टेटमेंट है, इसका चुनाव से लेना देना कुछ नहीं।
चुनाव नहीं, पूरे देश की महिलाओं को एक अच्छा संदेश गया है कि आपका जो सहयोग है, आपका जो पार्टिसिपेशन है, वो इस देश को आगे ले जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, आज के सभी पेपरों में छपा है, न्यूज़पेपर्स में, और अपने इस वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने इस जनता को, देश की जनता को ये भी कहा है कि महिलाओं का योगदान होना चाहिए। जिस देश में, जिस घर में, जिस संस्थान में, जिस टीवी चैनल में महिलाओं का सम्मान होगा, वो देश विकसित होगा, वो घर विकसित होगा, वो चैनल विकसित होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का मानना है। ठीक है, मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं संजय आपका रुख कर लेती हूँ। फिलहाल मैं जो आपके पीछे कतारें देख रही हूँ, एक बार हमारे दर्शकों को हो पाए तो तस्वीरें भी दिखाइएगा, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, अगर हो पाए तो बातचीत भी करिए, क्या उनके मुद्दे हैं। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी इन राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा है, तो क्या उनके मुद्दे हैं, किस युवा सोच के साथ वो मतदान करने के लिए आए, अगर हो पाए तो उनसे बातचीत भी करिए। जी हाँ, असम में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, चुनाव का पर्व चल रहा है, और हम दिखाएंगे कि ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, एक दिमो विधानसभा का जो क्षेत्र है, और यहाँ कुछ समय पहले यहाँ के विधायक यहाँ पर वोट डाल के गए थे, और ये काफी लंबी लाइनें हैं। यहाँ पे 3 वोट सेंटर है, 64 PS और 66। संजय मुद्दा पूछिए, मुद्दा क्या है, यहाँ के लोग जो खड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ दोनों मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेहमानों से फिर सवाल भी कर लेंगे, क्या मुद्दे हैं उनके। मुद्दा क्या है, सरकार कैसा सरकार करते हैं? ऐसे तो असम में बहुत सारा इश्यूज है, लाइक इलीगल माइग्रेशन, प्रोसेस का इशू है, और ऐसे भी जुबिन गार्ड जस्टिस फॉर जुबिन गार्ड का इशू है। ऐसे जो इलेक्शन से पहले ये सब मुद्दे उठाते हैं। लोग आज वोट डालेंगे तो अपना विवेक के अनुसार वोट डालेंगे, जैसे भी है। और असम का लोग ऐसा नहीं है कि प्रलोभन का राजनीति में आएगा, तो असम का लोग इंटेलेक्चुअल है, ये अपने विवेक के अनुसार वोट डालेगा। और इधर वोट डालने के लिए बहुत सारे लोग पहले सुबह से लाइन में है, और ठीक असम का जो लोग है वो अपने विवेक के अनुसार वोट डालेगा। कैसा है, मतलब पिछली सरकार की जो काम थी किस तरह से थी, मतलब पिछली सरकार का जो काम है वो तो बहुत सारे इलेक्शन से पहले बहुत सारे बात बोलते हैं वो लोग। मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसका असम का वो इशू है, इलीगल माइग्रेशन का, भारत बांग्लादेश का वो जो सील करना है वो भी नहीं किया है, और ऐसे भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है, ये सब वो तो फैला हो गया। जस्टिस फॉर जुबिन गार्ड का जो इशू है ये भी वो फैला है। फिर देखने पाएगा, वैसे है कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसा ही होता है, इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे उठाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये नहीं बताऊंगा कौन जीतेगा, कौन किसको वोट देना चाहिए। असम का इलेक्शन लोग अपने बीजेपी अनुसार वोट डालेंगे। असम के जनता अपनी सोच विचार के वोट इस बार मत डालेंगे, और कहना है कि काफी सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे पिछले सरकार में जो काम करने के थे वो नहीं किया, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे कि नए वोटर हैं कैसा है। ठीक है संजय, आप रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, हम लोगों से भी बातचीत आपके माध्यम से कर रहे हैं। आंचल भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, महिलाओं की भागीदारी हम ये जानते हैं कि बहुत अहम है, लेकिन ये भी सच है पश्चिम बंगाल में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन उनका दबदबा पश्चिम बंगाल में SIR का उनका विरोध करना, वोटर लिस्ट से नाम कटे उसका विरोध करना, क्या ये तमाम मुद्दे, और चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक मोर्चाबद्ध तरीके से लामबंद तरीके से एक मोर्चा खड़ा करना, क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं वो पश्चिम बंगाल या केरल जैसे राज्य में या असम जैसे राज्य में हावी होंगे? देखिए, इस बार SIR की आपने बात की, तो SIR लगातार हर राज्य में जो है वो चल रहा है, क्योंकि बिहार में आपने देखा, उसके बाद असम में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, तो यानी कि कई राज्यों में इस बार SIR हुआ है। लेकिन अगर SIR की प्रक्रिया के बारे में जाने तो देखिए, समय समय पर SIR की प्रक्रिया होती रही है, जिसमें संशोधन करके जो है उस वोटर लिस्ट को जो है शुद्ध किया जाता है, जिससे मरे हुए वोटर्स को हटाया जा सके, जो लोग राज्य छोड़
छोड़कर जा चुके हैं, कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो चुके हैं, कई साल से वहां रह रहे हैं, तो उनका दो जगह नाम ना हो, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमने खुद बंगाल चुनाव कवर किया है, हमने देखा है कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें चाहे हम बॉर्डर वाले क्षेत्रों की बात करें या फिर देखिए हुगली हो, इस तरीके के तमाम क्षेत्र थे जिसमें खुद जो बाहरी घुसपैठिए जिनको कहा जाता है वो लोग बात कर रहे थे। वहाँ उनसे जब पूछा जा रहा, वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या CAA NRC जो है वो बंगाल में लागू होगा, तो आप खुद सोचिए कि जब खुद सामने से इस तरह की बात अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा, अगर वो भारतीय होगा तो उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पुश्तें यहीं से थी और वो बरसों वर्षों से यहाँ रह रहा है, उसका परिवार रह रहा था, तो उसको चिंता नहीं है कि वो देश से निकाला जाएगा। लेकिन चिंता किसको होगी? जो कि घुसपैठिया होगा, बाहरी होगा, जो कि अवैध तरीके से रह रहा होगा, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा होगा। तो हमने बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेताओं को भी देखा है जिन्होंने अपनी सत्ता के लाभ के चलते फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। कई ऐसी खबरें बीच में आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक फायदे के लिए देश को दांव पे लगाना ये सही नहीं, और शायद इसी का खामियाजा जो है आज की डेट में ममता बनर्जी भुगत रहे हैं। भले ही देखिए महिला हैं, एक कह सकते हैं कि साहसी महिला तो वो है, लेकिन उस चीज को अगर आप सही दिशा में इस्तेमाल करते तो शायद आज बंगाल की तस्वीर जो है वो एक बेहतर राज्य के तौर पर होती, क्योंकि बंगाल एक पुराना राज्य है देश का, जिसका कह सकते कि व्यापार के लिए सीधे तौर पर कनेक्शन रहा है। और आज की डेट में अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल कई चीज़ों में पीछे चल रहा है। आप देखेंगे केंद्र सरकार की कोई योजना जो है वो वहाँ अभी तक लागू नहीं है, आयुष्मान योजना उनको नहीं मिल रही है, और राशन योजना भी नहीं मिल रही है। आवास योजना की हम बात करें तो महिलाओं की अगर आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के फायदे की बात कर रहे हैं, तो फिर महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर देखिए युवा हो, सभी के लिए वो फायदे उनको मिलने चाहिए जो कि सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसमें सरकार विपक्ष की है, तो उन राज्यों तक वो फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इस बार की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनका नाम SIR के माध्यम से काटा गया है चुनाव आयोग के जरिए, उसमें कहीं ना कहीं जो एक हताशा जरूर हो रही है। क्योंकि जैसे कि अभी जो हमारे साथ में पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने चर्चा की थी असम की, क्योंकि 15 साल देखिए विपक्ष वहां रहा है असम के अंदर भी। अगर असम की बात करें तो उस बीच उन 15 साल में लगातार घुसपैठियों का आना जाना लगा रहा था, जिसकी वजह से स्थानीय कई ऐसे मुद्दे रहे, चाहे मैती कुकी समाज की हम विवाद की बात करें जो कि अक्सर उनमें देखने के लिए मिलता है, तो कई तरह के चेंजेस होते हैं जब आपके आंचल। और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा की तरह ही है। अगर केरल में भी वोट प्रतिशत बढ़ा है और अगर वो वोट प्रतिशत का बढ़ने की जो रफ्तार है अगर वो तेज गति के साथ रहती है तो वहाँ की राजनीति में बीजेपी की एक अहम भूमिका आने वाले समय में हम दर्ज करते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया आंचल आपका। संजय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए। शुभेंदु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल लगातार चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे आगे भी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।